हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बैंकिंग जागरूकता अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। अब तक हमने 2 भाग कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे भाग 3 के बारे में, यानी बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3। इसमें हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंततः हम उन सभी का सारांश देखेंगे। शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। So the disclaimer is like that the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। आइए अब देखते हैं पहला प्रश्न। क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में हॉट कार्ड क्या है? नया जारी किया गया कार्ड, अमान्य कार्ड, चोरी हुआ कार्ड, अवैतनिक कार्ड, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। आप सभी का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है चोरी हुआ कार्ड। स्पष्टीकरण, एक हॉट कार्ड एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड को संबोधित करता है जिसे खोया हुआ या चोरी हुआ बताया गया है। जब एक कार्ड को हॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इसका मतलब है कि कार्ड जारीकर्ता ने इसे किसी भी अनधिकृत लेन देन को रोकने के लिए चिन्हित किया है। यह स्थिति कार्ड धारक को धोखाधड़ी से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उस कार्ड का उपयोग करके कोई भी लेन देन तब तक संसाधित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे निष्क्रिय या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी CIC&DSI का मुख्य व्यवसाय क्या है? शेयरों और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, अपनी संपत्तियों को बुनियादी ढांचा ऋणों में लगाना, भौतिक संपत्तियों जैसे ऑटोमोबाइल, अर्थ मूविंग उपकरण आदि का वित्त पोषण, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का पर्याप्त समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है शेयरों और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण। स्पष्टीकरण, भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां मुख्य रूप से शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संग्लित होती हैं। इन कंपनियों को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो अन्य कंपनियों की इक्विटी में निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है, अक्सर एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय मॉडल विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश करने के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें बुनियादी ढांचा भी शामिल है, लेकिन वह मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या भौतिक संपत्तियों के लिए ऋणदाता या वित्त पोषण संस्थाओं के रूप में कार्य नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान द्वारा दी गई ऋण की राशि की सीमा क्या है? विकल्प है 50,000, 60,000, 70,000, 75,000 या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 50,000। स्पष्टीकरण, माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य एनबीएफसी एमएफआई का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय को आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। ऋण राशि को सीमित रखने से उधारकर्ताओं के बीच अधिक ऋणग्रस्तता को रोकने में मदद मिलती है। नियामक ढांचा,
50,000 की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी एमएफआई के लिए निर्धारित नियामक दिशा निर्देशों के साथ मेल खाती है। यह विनियमन क्षेत्र में जिम्मेदार उधार प्रथाओं को बनाए रखने में मदद करता है। सततता पर ध्यान। ऋण राशि को सीमित करके एनबीएफसी एमएसआई ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उधारकर्ता वह ऋण ले जिसे वह वास्तव में चुका सकते हैं, जिससे संस्थाओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन फैक्टोरिंग व्यवसाय के पक्ष में है? खरीदार, विक्रेता, खरीदार और विक्रेता, खरीदार, विक्रेता और वित्तीय संस्था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है खरीदार, विक्रेता और वित्तीय संस्था। स्पष्टीकरण। फैक्टोरिंग एक वित्तीय लेन देन है जिसमें एक व्यवसाय विक्रेता अपने खातों की प्राप्तियों चालान को तीसरे पक्ष, वित्तीय संस्था जिसे अक्सर फैक्टर कहा जाता है, को छूट पर बेचता है। यह प्रत्येक पक्ष की भागीदारी का विवरण है। सबसे पहला, विक्रेता। यह वह व्यवसाय है जिसने माल या सेवाएं प्रदान की हैं जिनके चालान बकाया है। विक्रेता इन चालानों को फैक्टर को बेचता है ताकि तुरंत नकद प्राप्त कर सके। खरीदार। खरीदार वह ग्राहक है जो चालानों पर पैसा बकाया रखता है। एक बार चालान बिक जाने के बाद वह विक्रेता के बजाय फैक्टर को भुगतान करेंगे। वित्तीय संस्था फैक्टर। यह वह इकाई है जो विक्रेता से खातों की प्राप्तियों की खरीदती है। फैक्टर विक्रेता को तुरंत नकद प्रदान करता है और फिर चालान की देय तिथि पर खरीदार से पैसा एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनबीएफसी द्वारा जमा की जाने वाली जमा राशि की न्यूनतम अवधि क्या है? 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल। उत्तर छुपा 12 महीने या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 12 महीने। स्पष्टीकरण। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं और उनके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जमा की अवधि के संबंध में विशेष दिशा निर्देश होते हैं। इन विनियमों के अनुसार सार्वजनिक जमा के लिए न्यूनतम अवधि जो एनबीएफसी ले सकते हैं आमतौर पर 12 महीने निर्धारित की जाती है। यह आवश्यकता जमाकर्ता और वित्तीय संस्थान दोनों के लिए एक निश्चित स्तर की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जबकि एनबीएफसी 12 महीने से अधिक की अवधि के साथ जमा की पेशकश कर सकते हैं, वह इस अवधि से कम समय के लिए जमा स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, 3 महीने का जमा प्रमाण पत्र, 7 दिनों की परिपक्वता के साथ एक ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी 8% 2007 का 14 दिन का एक पुनः खरीद समझौता, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। स्पष्टीकरण। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर एक अल्पकालिक वित्तीय उपकरण होते हैं जिनमें उच्च तरलता और कम परिपक्वता होती है, आमतौर पर 1 वर्ष से कम। विकल्पों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी बचत उपकरण होते हैं जिनकी निश्चित परिपक्वता अवधि होती है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक होती है, इसलिए इन्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। 3 महीने का जमा प्रमाण पत्र, यह एक अल्पकालिक वित्तीय उपकरण है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के रूप में योग्य है। 7 दिनों की परिपक्वता वाला ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां हैं और मनी मार्केट श्रेणी में आते हैं। ट्रेजरी 8% 2007 का 14 दिन का पुनः खरीद समझौता, पुनः खरीद समझौता भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्योंकि इनमें अल्पकालिक उधार और उधारी शामिल होती है। इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प यह दर्शाएगा कि सूचीबद्ध सभी विकल्प मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सभी मनी मार्केट उपकरण हैं सिवाय जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, वाणिज्यिक बिल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है भारतीय डिपॉजिटरी रसीद। स्पष्टीकरण, मनी मार्केट उपकरण अल्पकालिक वित्तीय उपकरण होते हैं जिनकी परिपक्वता 1 वर्ष से कम होती है और अल्पकालिक उधार और ऋण के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ विकल्पों का विवरण दिया गया है। पहला, जमा प्रमाण पत्र। यह एक मनी मार्केट उपकरण है जिसे बैंकों द्वारा जारी किया जाता है और इसकी एक निश्चित परिपक्वता और ब्याज दर होती है। वाणिज्यिक पत्र, यह एक असुरक्षित अल्पकालिक ऋण उपकरण है जिसे निगमों द्वारा जारी किया जाता है और इसे मनी मार्केट उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, यह एक वित्तीय उपकरण है जिसका उपयोग विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। आईडीआरएस विदेशी कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह अल्पकालिक उधार उपकरण नहीं है, इसलिए इसे मनी मार्केट उपकरण नहीं माना जाता है। वाणिज्यिक बिल, यह एक अल्पकालिक प्रक्रिया में उपकरण है जिसका उपयोग व्यापार लेन देन को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है, जिससे यह मनी मार्केट उपकरण के रूप में योग्य होता है। इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प यह संकेत देगा कि सूचीबद्ध सभी उपकरण मनी मार्केट उपकरण है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे सक्रिय मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, रेपो, नोटिस मनी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी, रेपो। स्पष्टीकरण, भारतीय मनी मार्केट में रेपो पुनः खरीद समझौता को सबसे सक्रिय उपकरण माना जाता है, जहां प्रत्येक विकल्प का संक्षिप्त अवलोकन है। ट्रेजरी बिल, जबकि टी बिल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, वह अधिकतर सरकारी और उधारी निवेश से जुड़े होते हैं बजाय दिन प्रतिदिन के मनी मार्केट संचालन। वाणिज्यिक पत्र, यह भी बाजार में सक्रिय होते हैं लेकिन इन्हें मुख्य रूप से निगमों द्वारा अल्पकालिक वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। रेपो, भारतीय बाजार में रेपो बाजार बहुत सक्रिय है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तरलता प्रबंधन और उनके अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देता है। रेपो में प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल होती है और बाद में उन्हें पुनः खरीद करने का समझौता होता है, जो उन्हें तरलता प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। नोटिस मनी, यह 2 से 14 दिनों की परिपक्वता वाली अल्पकालिक ऋणों को संबोधित करता है, जबकि इसका उपयोग किया जाता है यह रेपो की तुलना में कम सक्रिय है। इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प सुझाव देता है कि दिए गए उपकरणों में से कोई भी सबसे सक्रिय नहीं है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट का खंड दैनिक ब्याज दरों का संकेतक है? टर्म मनी मार्केट, कॉल मनी नोटिस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, वाणिज्यिक बिल्स, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, कॉल मनी नोटिस मनी मार्केट। स्पष्टीकरण, कॉल मनी मार्केट और नोटिस मनी मार्केट के ऐसे खंड हैं जो बहुत ही अल्पकालिक उधार और ऋण देने से संबंधित है। यहाँ विकल्पों का विवरण दिया गया है। पहला, टर्म मनी मार्केट। यह खंड 14 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऋणों को शामिल करता है और कॉल और नोटिस बाजारों की तरह दैनिक ब्याज दरों को उतना करीब से नहीं दर्शाता है। कॉल मनी नोटिस मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट बैंकों के बीच रातों रात ऋणों से संबंधित है, जबकि नोटिस मनी मार्केट 12 से 14 दिनों की अवधि के लिए ऋणों से संबंधित है। यह बाजार अत्यधिक सक्रिय और तरलता में बदलाव के लिए प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे ये दैनिक ब्याज दरों के प्रमुख संकेतक बनते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जबकि यह फंड मनी मार्केट उपकरणों में निवेश करते हैं, वह सीधे दैनिक ब्याज दरों को नहीं दर्शाते। वाणिज्यिक बिल्स, यह व्यापार वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि लंबी होती है, इसलिए ये दैनिक बाजार दरों के संकेतक के रूप में कार्य नहीं करते। इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प सुझाव देगा कि सूचीबद्ध खंडों में से कोई भी संकेतक नहीं है, जो कि गलत है, क्योंकि बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बचतकर्ताओं से संस्थानों तक अल्पकालिक उपयोग के लिए अधिशेष धन को चैनलाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, वाणिज्यिक पत्र, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है वाणिज्यिक पत्र। स्पष्टीकरण, वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक सुरक्षित प्रॉमिसरी नोट है, जिसे निगमों द्वारा अल्प अवधि के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है, आमतौर पर 270 दिनों तक। इसका उपयोग अक्सर अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है और यह बचतकर्ताओं से संस्थानों
को अल्पकालिक वित्त पोषण की आवश्यकता वाले अधिशेष धन को प्रभावी ढंग से चैनलाइज कर सकता है। इस प्रकार बचतकर्ताओं से संस्थानों के लिए अल्पकालिक उपयोग के लिए अधिशेष धन को चैनलाइज करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प डी वाणिज्यिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉस सेलिंग निम्नलिखित में से कुछ उत्पाद के लिए प्रभावी नहीं है? डेबिट कार्ड, बचत खाते, इंटरनेट बैंकिंग, पेंशन ऋण, व्यक्तिगत ऋण। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पेंशन ऋण। स्पष्टीकरण, क्रॉस सेलिंग का तात्पर्य है मौजूदा ग्राहकों को अतिरिक्त उत्पाद या सेवाएं बेचने का अभ्यास में से एक है। कुछ उत्पाद क्रॉस सेलिंग के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अनुकूल होते हैं। यहाँ विकल्पों का एक अवलोकन है। सबसे पहला पेंशन ऋण। यह विशेष वित्तीय उत्पाद हैं जो आमतौर पर क्रॉस सेलिंग के लिए उतने सामान्य नहीं होते। पेंशन ऋण आमतौर पर विशेष पात्रता मानदंडों जैसे आयु और सेवानिवृत्ति की स्थिति से जुड़े होते हैं। सभी ग्राहकों के लिए एक मानक पेशकश नहीं होते, इसलिए उन्हें अधिक सामान्य उत्पादों की तुलना में प्रभावी ढंग से क्रॉस सेल नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर है पेंशन ऋण। क्वेश्चन नंबर 12, थोक बैंकिंग क्या है? यह बैंक से बैंक या B2B लेन देन है, यह बैंक से ग्राहक लेन देन है, बैंक से विश्वसनीय ग्राहक लेन देन है, बैंक से सरकार लेन देन है, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यह बैंक से बैंक या B2B लेन देन है। स्पष्टीकरण, थोक बैंकिंग उन वित्तीय सेवाओं को संबंधित करता है जो बैंकों द्वारा बड़ी संस्थानों जैसे कि निगमों, अन्य बैंकों और सरकारी एजेंसियों को प्रदान की जाती है। इसमें आमतौर पर बड़े लेन देन और सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऋण, क्रेडिट, कोषागार सेवाएं और अन्य वित्तीय उत्पाद जो निगमों के लिए तैयार किए गए, निवेश बैंकिंग, अंडरराइटिंग, विलय और अधिग्रहण की सुविधा और बाजार निर्माण गतिविधियों, व्यापार वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना, विदेशी मुद्रा सेवाएं, मुद्रा व्यापार और जोखिम प्रबंधन। इसके विपरीत खुदरा बैंकिंग उन सेवाओं को संबोधित करता है जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए लक्षित होते हैं, जैसे कि बचत खाते, व्यक्तिगत ऋण और बंधक। तो सही उत्तर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 13, हॉट मनी क्या है? विकल्प, पैसा जो उच्च लाभ उन्मुख संस्थानों की ओर प्रवास करने की प्रवृत्ति रखता है, पैसा जो निम्न लाभ संस्थानों की ओर प्रवास करने की प्रवृत्ति रखता है, पैसा जिसमें कोई केवल ए और बी और केवल ए और सी। यहां उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आपको उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, पैसा जो उच्च लाभ उन्मुख संस्थानों की ओर प्रवास करने की प्रवृत्ति रखता है। स्पष्टीकरण, हॉट मनी उस पंजी को संबोधित करता है जो उच्च ब्याज दरों या लाभ के अवसरों का लाभ उठाने के लिए तेजी से वित्तीय बाजारों और संस्थाओं के बीच स्थानांतरित होती है। पैसा जो उच्च लाभ उन्मुख स्थानों की ओर प्रवास करने की प्रवृत्ति रखता है, हॉट मनी का सटीक वर्णन करता है क्योंकि यह सर्वोत्तम रिटर्न की तलाश करती है और उच्च यील्ड की खोज में तेजी से स्थानांतरित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी देश में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों का समुच्चय या अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास लाने के इसे अपनाई गई प्रक्रिया जो धन की आपूर्ति, धन की उपलब्धता, धन की लागत और ब्याज दर आदि को निश्चित करने के लिए होती है, को आमतौर पर कहा जाता है? देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार का बजट, लाभ और हानि खाता, बैंक की व्यापार नीति, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। स्पष्टीकरण, दिया गया विवरण मौद्रिक नीति को संबोधित करता है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति और ब्याज दर को प्रबंधित करने के लिए उठाए गए कार्यों का समुच्चय है, ताकि मुद्रास्फीति, खपत और विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता और लागत को प्रभावित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं जो आर्थिक स्थिरता और विकास बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च प्रावधानों ने कुछ बैंकों की चौथी तिमाही के मुनाफे को कम कर दिया है। यह खबर कुछ
प्रमुख समाचार पत्रों में थी। इसका मतलब है कि कई एनपीए थे, कोई एनपीए नहीं था, बहुत बड़े नुकसान में थे, पिछले साल कोई लाभ कमाने में सक्षम नहीं थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर कई एनपीए थे। स्पष्टीकरण, जब बैंक को उच्च स्तर के प्रावधानों का सामना करना पड़ता है तो इसका आम तौर का मतलब होता है कि वे संभावित नुकसान को कवर करने के लिए अधिक धनराशि अलग रख रहे हैं और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से हो सकते हैं। एनपीए वह ऋण या अग्रिम होते हैं जो कि डिफॉल्ट या बकाया होते हैं। जब बैंकों के पास महत्वपूर्ण मात्रा में एनपीए होते हैं तो उन्हें संभावित नुकसान से बचाव के लिए अपने प्रावधानों को बढ़ाना पड़ता है, जो उनकी लाभप्रदता को काफी प्रभावित कर सकता है। इसलिए कथन की सबसे सटीक व्याख्या है कि बैंक के कई एनपीए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब रिजर्व बैंक कहता है कि रुपए अधिक मूल्यवान है तो उसका क्या मतलब? आरबीआई के पास हार्ड मुद्रा की कमी है और उसे संबंधित प्रेस को नए नोटों की छपाई का आदेश देना पड़ता है। दूसरा, रुपए अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हो रहा है जबकि अन्य मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं। पैसा बैंकों में बंद है और लोगों के पास अपनी दैनिक खरीदारी के लिए पर्याप्त नहीं है। यह एक रणनीति है जो मुद्रास्फीति को कम करती है। अधिक से अधिक लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, परिणाम स्वरूप शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लेन देन के लिए हार्ड कैश नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी। रुपये अन्य मुद्रा के मुकाबले मजबूत हो रहा है जबकि अन्य मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है। स्पष्टीकरण, जब भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि रुपए अधिक मूल्यवान है तो उसका मतलब है कि रुपए की विनिमय दर उसकी उचित बाजार मूल्य से अधिक है। इसका अक्सर मतलब होता है कि रुपए अन्य मुद्रा के मुकाबले मजबूत हो रहा है, जिससे भारतीय निर्यात महंगे हो सकते हैं और आयात सस्ते हो जाते हैं, जो व्यापार संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, आईएमपीएस का पूर्ण रूप है? विकल्प, इंटरबैंक मोबाइल भुगतान सेवा, इंटरबैंक मनी भुगतान सेवा, इंटरबैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली, इंटरबैंक मनी भुगतान प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। स्पष्टीकरण, आईएमपीएस का पूर्ण रूप इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस है। यह एक रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है जो उपभोक्ताओं को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई आईएमपीएस सुरक्षित और त्वरित धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे यह डिजिटल लेन देन के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। हालांकि विकल्प सी भी समान शब्दावली है। आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पूर्ण रूप इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 80, सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975, 1998, 1990, 1978, 1981। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, 1990। स्पष्टीकरण, सिडबी की स्थापना 1990 में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और वित्त पोषित करने और भारत में छोटे व्यवसायों के विकास का समर्थन करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिरीकरण कोष निम्नलिखित में से किसका एक उद्देश्य विशिष्ट कोष है? आईडीबीडीआई, सिडबी, नबार्ड, आईएफसीआई, एएफसीएल। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सी, नबार्ड। स्पष्टीकरण,
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिरीकरण कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इस कोष का उद्देश्य ग्रामीण ऋण को स्थिरता प्रदान करना है, जो ऋण प्रवाह से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है और ग्रामीण विकास के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में गलत है? उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करना पड़ता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिसूचित क्षेत्र में शाखाएं खोल सकते हैं। सभी कथन सही। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को राज्य सरकारों से संपर्क करना पड़ता है। स्पष्टीकरण। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वास्तव में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। आरआरबी की स्थापना के लिए वाणिज्यिक बैंकों को राज्य सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय आरआरबी को केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया जाता है और इन्हें ग्रामीण अवधि की सेवा के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प। सहकारी बैंक पूर्ण तरीके से आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। सहकारी बैंक आकस्मिक रूप से आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। सहकारी बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। सहकारी बैंक पूरी तरह से बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द्वारा नियंत्रित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सहकारी बैंक आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्पष्टीकरण। भारत में सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम के ढांचे के तहत संचालित होते हैं और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अधीन भी होते हैं, जैसे कि संशोधित किया गया है। हालांकि उनका विनियमन और नियंत्रण वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उतना व्यापक नहीं है। सहकारी बैंक आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह सही है क्योंकि आरबीआई के पास उन पर नियामक शक्तियां हैं, लेकिन वह सहकारी कानून के तहत भी संचालित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य, सामाजिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, सामाजिक कार्य। स्पष्टीकरण। वाणिज्यिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिनमें मोटे तौर पर प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक कार्य। इनमें वाणिज्यिक बैंकों की मुख्य गतिविधियां शामिल हैं, जैसे जमा स्वीकार करना और ऋण और अग्रिम प्रदान करना है। यह कार्य बैंक के संचालन के लिए मौलिक है। माध्यमिक कार्य। इनमें बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाएं शामिल हैं। एजेंसी के कार्य इसी श्रेणी में आते हैं। एजेंसी के कार्य उन सेवाओं को संबोधित करते हैं जहां बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। उदाहरण में शामिल है: पहला, चेक और बिलों का संग्रहण और भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, ड्राफ्ट और बिल एकत्रित कर सकते हैं। विभिन्न सदस्यताओं का भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम, उपभोक्ता बिल और अन्य सदस्यताओं का भुगतान करते हैं। प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। ट्रस्टी, निष्पादक या प्रशासक के रूप में कार्य करना। बैंक ट्रस्टी वसीयत के निष्पादक या संपदा के प्रशासक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह एजेंसी कार्य बैंक की प्राथमिक गतिविधियां नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो ग्राहक की सुविधा और संतुष्टि के लिए बढ़ती है। तृतीयक कार्य। ये अतिरिक्त सेवाएं हैं जिसमें सुरक्षित जमा लॉकर प्रदान करना, ट्रैवल्स चेक जारी करना और विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करना शामिल हो सकता है। सामाजिक कार्य। यह कार्य बैंक की सामाजिक जिम्मेदारियों से संबंधित है, जैसे वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना और सरकारी योजनाओं का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक की एक आवश्यक विशेषता है? लॉकर सुविधाएं प्रदान करना, ऋण के साथ लेन देन करना, व्यापार जानकारी प्रदान करना, अंडरराइटिंग, प्रतिभूतियों की बिक्री। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूं। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है बी, ऋण के साथ व्यवहार करना। एक्सप्लेनेशन। एक वाणिज्यिक बैंक एक आवश्यक विशेषता इसका ऋण के साथ प्राथमिक भूमिका निभाना है। यहाँ प्रत्येक विकल्प का विश्लेषण है। पहला, लॉकर सुविधाएं प्रदान करना। जबकि कई वाणिज्यिक बैंक कीमती वस्तुओं की सुरक्षित जमा के लिए लॉकर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, ये बैंक का मुख्य कार्य नहीं। ऋण के साथ व्यवहार करना, यह वाणिज्यिक बैंकिंग का एक मौलिक पहलू है। बैंक मुख्य रूप से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रबंधन होता है। इसे ऋण योग्यता का मूल्यांकन और उधार से जुड़े जोखिम का प्रबंधन शामिल। व्यावसायिक जानकारी डेटा प्रदान करना, जबकि बैंक परामर्श सेवाएं और जानकारी प्रदान कर सकते हैं, यह उनके मुख्य कार्यों की एक आवश्यक विशेषता नहीं। अंडरराइटिंग, यह बीमा या प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए जोखिम या मूल्यांकन और ग्रहण करने की प्रक्रिया को संबोधित करता है, जो वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में निवेश बैंकों की अधिक विशेषता है। प्रतिभूतियों की बिक्री, जबकि वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों के व्यापार या बिक्री में संलग्न हो सकते हैं, यह उनके संचालन की एक परिभाषित विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। जब किसी व्यक्ति का बैंक में बचत खाता होता है तो बैंक की स्थिति डैश होती है। ऋणी, लेनदार, एजेंसी, जमाकर्ता, एजेंट। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, ऋणी। स्पष्टीकरण। जब किसी व्यक्ति का बैंक में बचत खाता होता है तो बैंक की स्थिति ऋणी की होती है, क्योंकि उसे जमा की गई राशि और अर्जित ब्याज के साथ खाता धारक को देना होता है। इसके संबंध में खाता धारक ग्राहक को ऋणदाता माना जाता है, क्योंकि वो बैंक को धन प्रदान करते हैं। बैंक ऋणी होता है क्योंकि उसे खाता धारक को जमा की गई राशि वापस करने की बाध्यता होती है। इसलिए इस संदर्भ में जब किसी व्यक्ति का बचत खाता होता है तो बैंकों की स्थिति ऋणी की होती है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दर है? पहला, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहक को ऋण देता है। वह दर जिस पर एक वाणिज्यिक बैंक अपने सर्वोत्तम ग्राहक को ऋण देता है। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। वह दर जिस पर एक वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों को ऋण देता है। वह दर जिस पे एक वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, वह दर जिस पे एक केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। स्पष्टीकरण। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह दर मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन ब्याज दर को प्रभावित करती है जो वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों से ऋण के लिए वसूलते हैं। इस प्रकार बैंक दर को विशेष रूप से वह दर जिस पे एक केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे हमने प्रश्नों को देख लिया है। आइए अब बात करें सारांश की। हमने हॉट कार्ड के बारे में देखा, कोर निवेश कंपनियां देखी, एनबीएफसी एमएफआई ऋण सीमा देखी, फैक्टरिंग व्यवसाय के पक्ष में चीजें देखी, एनबीएफसी जमा के लिए न्यूनतम कार्यालय देखा, गैर मनी मार्केट उपकरण देखे, भारत में सबसे सक्रिय मनी मार्केट उपकरण देखा, दैनिक ब्याज दरों का संकेतक देखा, अतिरिक्त धन को चैनलाइज करना देखा, क्रॉस सेलिंग अप्रभावशीलता देखी, थोक बैंकिंग, हॉट मनी, मौद्रिक नीति, उच्च प्रावधान प्रभाव, रुपये अति मूल्यांकन, आईएमपीएस, सिडबी स्थापना वर्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट स्वीकृत कोष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में गलत कथन, सहकारी बैंकों का नियंत्रण, वाणिज्यिक बैंकों में एजेंसी कार्य, वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यक विशेषता, बचत खाते में बैंक की स्थिति। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।